पापा, मुझे भी शिवा और आरव जैसे खिलौने चाहिए। देखो, उनकी कार और रोबोट कितने अच्छे हैं। एक बड़े से सुंदर घर के आंगन में शिवा और आरव अपने नए नए खिलौनों से खेल रहे थे, लेकिन वहीं बगल के छोटे से घर के बाहर खड़ा दिनेश दूर से उन्हें ललचाई हुई नजरों से देख रहा था। रामू थोड़ा सोचता है, फिर मुस्कुराते हुए बोलता है, अरे क्यों नहीं बेटा, हम तुम्हारे लिए भी ऐसे ही खूबसूरत खिलौने लाएंगे। तभी बड़े घर के दरवाजे पर खड़ी प्रिया, जो कि रामू की बड़ी भाभी होती हैं, तीखी आवाज में बोल पड़ती हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। घर में 2 वक्त की रोटी नहीं है और शौक राजाओं वाले। तुमने अपने बेटे को सिखाया नहीं कि उतने ही सपने देखे जितना तू पूरा कर सकता है। रामू को प्रिया की बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वो बिना कुछ कहे बेटे के साथ घर के अंदर चला गया। रामू को देखते ही उसकी पत्नी सीमा ने पूछा, क्या जी, आज भी कुछ खाने के लिए नहीं लाए? रामू ने थके हुए जवाब दिया, हाँ नहीं, कोई ग्राहक ही नहीं आया आज, सारी दोपहर बैठा रहा। सीमा का चेहरा और भी उदास हो गया। उसने चुपचाप बचे हुए थोड़े से खाने की थाली बनाई और बेटे दिनेश के सामने रख दी। चलो बेटा, जो है वही खा लो। सुबह होते ही सीमा ने देखा कि दिनेश की तबीयत ठीक नहीं है। उसका माथा तप रहा था। उसने रामू को आवाज लगाई, ए जी, देखो जरा, दिनेश को तेज बुखार है। रामू ने दौड़कर बेटे का माथा छुआ। सचमुच बुखार बहुत तेज था। उसने तुरंत ठंडे पानी की पट्टियां रखनी शुरू कर दी, लेकिन बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। थोड़ी देर बाद दिनेश की हालत और बिगड़ने लगी। वो बेहोश सा होने लगा। सीमा घबराई हुई बोली, सुनिए ना, इसे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, इसकी हालत बहुत खराब हो रही है। हे भगवान, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम डॉक्टर को दे सके। क्या करूं मैं? कुछ भी करो, पर मेरे बच्चे को बचा लो। अपने भाई के पास जाओ, शायद वो कुछ मदद कर दे। रामू ने कुछ सोचा और फिर भारी दिल से अपने बड़े भाई रघुवीर के घर की ओर चल दिया। रामू ने कभी भी अपने बड़े भाई से कुछ नहीं मांगा था, यहाँ तक कि जब रघुवीर ने उसके हिस्से की सारी जायदाद अपने नाम कर ली थी, तब भी रामू ने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज रामू के पास उसके सामने हाथ फैलाने के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं था। रामू जब रघुवीर के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा कि रघुवीर बाहर बैठा आराम से अखबार पढ़ रहा था। उसके चेहरे पर आराम और संतोष की झलक थी। भैया, मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूँ। रघुवीर ने अखबार से नजर हटाई और रामू को ऊपर से नीचे तक देखा। क्या बात है रामू, सब ठीक तो है? भैया, दिनेश को बहुत तेज बुखार है, उसकी हालत बहुत खराब है। डॉक्टर के पास ले जाने के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, आप कुछ मदद कर दो। अरे देखो रामू, मेरा खुद का कारोबार ठप हो गया है, आजकल हालत बहुत खराब है, पैसों की बहुत तंगी चल रही है। भैया, मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, पर अभी मेरे बेटे की जान खतरे में है। रामू, मैं समझ सकता हूँ, पर मेरे पास भी इस वक्त देने के लिए कुछ नहीं है। खुद की मुश्किलें कम है क्या? रामू की आंखें छलक आई, लेकिन उसने अपने आंसुओं को रोका। चुपचाप भारी कदमों से वो वापस घर की तरफ लौटने लगा, जहाँ उसका बीमार बेटा उसका इंतजार कर रहा था। रामू अपने बेटे दिनेश की बिगड़ती हालत देखकर बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में बेटे के लिए चिंता और जिम्मेदारी का बोझ भारी था। तब उसे याद आया कि गांव के अमीर सेठ धर्मपाल के पास जाया जा सकता है। हालांकि उसे पता था कि सेठ जी से पैसा उधार लेना आसान नहीं होगा, पर उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं था। रामू तुरंत सेठ धर्मपाल के घर पहुंचा। सेठ जी एक बड़ी सी कुर्सी पर बैठे आराम से चाय पी रहे थे। जैसे ही रामू ने उनके सामने अपनी परेशानी रखी और उधार मांगा, सेठ जी ने उसकी हालत को देखते हुए एक लंबी सांस भरी और बोले, देखो रामू, मैं जानता हूं कि तुम्हारी हालत अच्छी नहीं है, तुमसे इतना बड़ा कर्ज चुका पाना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं एक शर्त पर तुम्हें ये पैसे दे सकता हूँ। रामू की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमकी, पर सेठ की बात सुनने के लिए वो सावधान था। उसने धीरे से पूछा, शर्त? कैसी शर्त सेठ जी? तुम्हें 2 महीने के अंदर ये पूरा कर्जा चुकाना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा ये घर जिसमें तुम रहते हो वो मेरा हो जाएगा, और अगर तुम पैसे नहीं चुका पाए तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा।
रामू थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन बेटे की जान बचाना उसके लिए सबसे जरूरी था। उसने कहा, ठीक है सेठ जी, मैं आपकी शर्त मानता हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए। सेठ ने पैसों का थैला रामू के हाथ में रखते हुए कहा, याद रखना, 2 महीने के अंदर सारा पैसा लौटाना होगा। रामू पैसे लेकर दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास पहुंचा और बेटे का इलाज करवाया। कुछ दिनों बाद दिनेश की तबीयत ठीक हो गई और घर में एक बार फिर से खुशियां लौट आई। रामू ने राहत की सांस ली और अपने काम पर वापस जाने लगा। एक दिन जब रामू अपने काम से लौट रहा था तो उसकी नजर जमीन पर खून से लथपथ पड़े हुए कबूतर पर पड़ी। रामू ने पास जाकर देखा कि उसे किसी ने तीर मारा हुआ था। उसने अफसोस से खुद से बातें करते हुए कहा, अरे इसे किसने मारा होगा? कितने जालिम लोग हैं दुनिया में, बेचारे मासूम जानवरों पर भी रहम नहीं करते। रामू ने कबूतर को ध्यान से उठाया और उसके घाव को देखा। अगर इसे मैं यहीं छोड़ दूंगा तो कोई जानवर इसे खा जाएगा। चलो इसे घर लेके चलते हैं। रामू कबूतर को अपने हाथों में लिए घर पहुंचा। उसकी पत्नी सीमा ने जब कबूतर की हालत देखी, अरे ये तो बहुत बुरी तरह घायल है, कैसे हुआ ये? किसी ने इसे तीर मारा है, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। सीमा ने बिना देरी किए कबूतर की मरहम पट्टी करनी शुरू कर दी। उसने ध्यान से घाव साफ किए और दवा लगाई। फिर उसने उसे आराम से रखने के लिए एक जगह बनाई और कबूतर को थोड़े से दाने और पानी दिए। कुछ दिनों तक रामू और सीमा ने मिलकर कबूतर की देखभाल की। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी और वो ठीक होने लगा। 2 महीने कैसे बीत गए, ये बात रामू और उसकी पत्नी सीमा को पता ही नहीं चला। एक दिन दोपहर के वक्त सेठ धर्मपाल अचानक उसके घर आ धमका। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचा, सीमा को देखते ही उसने गुस्से में चीखते हुए बोला, अपना सामान और बच्चों को लेकर निकलो यहाँ से, ये घर अब मेरा है। 2 महीने पूरे हो गए और तुमने अभी तक कर्ज नहीं चुकाया। सेठ जी प्लीज थोड़ा वक्त और दे दीजिए, बस 1 दिन की मोहलत दे दीजिए ताकि हम कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ सके। सेठ की आंखों में कोई दया नहीं थी, पर फिर भी उसने सोचा कि 1 दिन देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उसने कहा, ठीक है, सिर्फ 1 दिन और, लेकिन कल सुबह तक यहाँ से चले जाना, वरना मैं तुम्हें खुद बाहर फिकवा दूंगा। सेठ धमकाता चला गया। सीमा फूट फूट कर रोने लगी। शाम को जब रामू काम से घर लौटा तो सीमा ने रोते हुए सारी बात बताई। रामू ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसकी आंखों में चिंता और हताशा साफ दिखाई दे रही थी। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। हमारे पास इतने पैसे नहीं है और अब घर भी चला जाएगा। तुम अपने बड़े भाई से मदद क्यों नहीं मांग लेते? शायद वो हमारी कुछ मदद कर दे। नहीं, उनसे कोई उम्मीद नहीं है। मैं जानता हूँ वो मदद नहीं करेंगे, उन्होंने तो पहले ही हमें छोड़ दिया था। रामू और सीमा दोनों परेशान थे। तभी उनके पास बैठा कबूतर धीरे धीरे उड़ा और थोड़ी दूर जाकर खड़ा हो गया। अचानक कबूतर की आंखों में एक चमक उठी और वो एक सुंदर परी में बदल गया। रामू और सीमा ये देखकर हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? ये कबूतर परी बन गया? चौंको मत, मैं परीलोक की राजकुमारी हूँ। मैं यहाँ कबूतर का रूप लेकर घूमने निकली थी, लेकिन किसी जालिम ने तीर चलाकर मुझे घायल कर दिया। तुमने मेरी जान बचाई और मैं तुम्हारी इस नेकदिली के लिए तुम्हें धन्यवाद देने आई हूँ। रामू और सीमा ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्हें अब भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुमने मेरी मदद की, अब मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मैं तुम्हें एक जादुई वस्तु देना चाहती हूँ जो तुम्हारी सभी परेशानियों का हल करेगी। यह कहकर परी ने अपने हाथों से एक चमकती हुई जादुई पोटली निकाली और रामू को थमा दी। इस पोटली में कभी न खत्म होने वाला सोने का सिक्का है। जब भी तुम्हें पैसों की जरूरत हो, बस इस पोटली को खोलकर देखना, इसमें एक नया सोने का सिक्का मिलेगा। रामू ने पोटली ले ली। इसके बाद परी ने आगे कहा, याद रखना, इस पोटली को सिर्फ जरूरत के समय ही इस्तेमाल करना। अगर तुम लालच में आकर इसे बार बार खोलोगे तो तुम्हारी जिंदगी में दुख और बर्बादी आ जाएगी। यहाँ तक कि तुम्हारे पास जो कुछ है वह सब छिन जाएगा। हम इसे कभी गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे परी जी, हम इसे सिर्फ जरूरत के समय पे ही खोलेंगे। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सही तरीका है। याद रखना, लालच इंसान को हमेशा बर्बाद करता है। अब मैं चलती हूँ।
ये कहकर परी धीरे धीरे आसमान में गायब हो गई। रामू ने परी द्वारा दी गई जादुई पोटली से एक सोने का सिक्का निकाला और अगले दिन उसे सुनार के पास बेच दिया। उस सिक्के से मिले पैसों से उसने सेठ का सारा कर्ज चुका दिया। जब सेठ ने देखा कि रामू ने इतनी जल्दी पैसे कैसे लौटा दिए तो वो चौंक गया। अरे रामू, इतना पैसा अचानक से कैसे आ गया तुम्हारे पास? सेठ जी, एक भले इंसान ने मेरी मदद कर दी। रामू के घर लौटने के बाद उसकी पत्नी सीमा बहुत खुश थी कि अब कर्ज का बोझ खत्म हो गया था। अब जबकि हमारे पास ये जादुई पोटली है, क्यों ना हम इसका थोड़ा और इस्तेमाल करें? अगर तुम एक और सोने का सिक्का निकाल लो तो हम एक अच्छा कारोबार शुरू कर सकते हैं। हमें फिर कभी पैसों की चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी और हमारे बच्चे भी अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। सीमा, याद है ना परी ने क्या कहा था? हमें इस पोटली का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के समय पर ही करना है। अगर हम लालच में आकर इसका गलत उपयोग करेंगे तो हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं समझती हूँ, लेकिन ये कोई लालच नहीं है। ये हमारे बच्चों और हमारी बेहतर जिंदगी के लिए है। अगर हम एक अच्छा कारोबार शुरू करेंगे तो हमें फिर कभी कर्ज में डूबने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सोचो, अगर हमारे पास पैसे होंगे, अच्छा घर होगा और हमारे बच्चे अच्छी शिक्षा पाएंगे। रामू गहरी सोच में पड़ गया। उसे सीमा की बातों में दम दिखा। ठीक है सीमा, मैं एक और सिक्का निकालूंगा, लेकिन इसके बाद हम इसका और इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक कि बहुत जरूरत ना पड़े। रामू ने पोटली खोली और एक और सोने का सिक्का निकाल लिया। उसे बेचकर जो भी पैसे मिले, इससे उसने व्यवसाय शुरू कर दिया। अब सब कुछ सही चल रहा था। व्यापार धीरे धीरे बढ़ रहा था और उनके पास पहले से ज्यादा पैसे आने लगे। उन्होंने एक बड़ा और सुंदर घर बना लिया था और खुशहाल जिंदगी जीने लगे थे। दिनेश भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा था। अब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उनकी इस खुशहाली से रमेश और प्रिया खुश नहीं थे। आखिर इन लोगों के पास इतने पैसे आए कहाँ से? हमें पता करना होगा। अगले दिन रघुवीर ने रामू को बुलाया। तुमसे एक बात करनी है। तुम्हारे पास इतने पैसे आए कहाँ से? क्या कोई लॉटरी लगी है? अरे नहीं भैया, कोई लॉटरी वॉटरी नहीं लगी, बल्कि मेरे पास एक जादुई पोटली है जिसमें से सोने के सिक्के निकलते हैं। बस उसी की कृपा से मैं अमीर हो गया। जादुई पोटली? ये क्या होता है और ये तुम्हें कहाँ मिली? इसके बाद रामू ने घायल कबूतर की बात बताई और उसके बाद अपने घर चला गया। अब रात हो चली थी और घर में सब सो रहे थे। ये सुनते ही रघुवीर अपने विचारों में खो गया। जहां वो बहुत सारे सोने के सिक्कों के बीच बैठा हुआ था, वो तुरंत उठा और रामू के घर में खिड़की से कूद गया। रघुवीर ने इधर उधर ढूंढने के बाद देखा कि पोटली अलमारी में पड़ी हुई है। वो उसे जल्दी से उठाता है और फिर खिड़की से कूदकर अपने घर आ जाता है। यहाँ प्रिया उसका इंतजार कर रही थी। पोटली देखते ही उसकी आंखें चमक गई। उसने खुश होते हुए बोला, देखो तो, क्या सच में इसके अंदर से सोने के सिक्के निकलते हैं? रघुवीर ने हाथ डाला तो उसमें से सच में सोने का सिक्का निकला। ये देख दोनों बहुत खुश हुए, लेकिन अब उसके ऊपर लालच हावी होने लगा था। उसने फिर एक और सिक्का निकाला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। जैसे जैसे सिक्के निकलते गए, रघुवीर का लालच बढ़ता गया। लेकिन तभी कुछ अजीब हुआ। रघुवीर ने देखा कि उसके हाथों में सिक्के धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगे। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। ये क्या हो रहा है? सिक्के मिट्टी क्यों बन रहे हैं? सिक्कों की मिट्टी में बदलने के बाद उनके घर की दीवारों में अचानक दरारें आने लगी। पहले हल्की सी दरार, फिर वही दरार धीरे धीरे बढ़ती चली गई। रघुवीर और प्रिया एक दूसरे को घबराकर देखने लगे। ये दीवारें क्यों टूट रही हैं? ये सब क्या हो रहा है? फिर अचानक घर की दीवारें जोर से हिलने लगी। रघुवीर ने दरवाजे की तरफ दौड़ के देखा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उनका सुंदर और बड़ा घर हमारा घर ये कैसे हो गया? हम फिर से गरीब हो गए। रघुवीर को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने उसका सारा वैभव गायब हो गया था। वो जो बड़े घर का मालिक था, अब वहां एक छोटी सी झोपड़ी में खड़ा था। दीवारों की दरारें, फर्श पर बिखरी हुई मिट्टी और टूटी फूटी छत, अब यही उसकी नई हकीकत थी। अगली सुबह जब रवि जागता है तो उसने देखा कि जहां पहले उसके बड़े भाई रघुवीर का बड़ा सा घर था,
वहां अब एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। यह देखकर रवि को बहुत आश्चर्य हुआ। वो तुरंत अपने भाई के घर की ओर भागा और उसे आवाज दी। भैया, ये क्या हुआ? तुम्हारा घर कहाँ गया? रमेश, जो अब पूरी तरह टूट चुका था, बाहर आया और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने रामू को सब कुछ बता दिया कि कैसे उसने उस रात लालच के चलते पोटली को चुरा लिया था और कैसे उसने बार बार सिक्के निकालकर अपनी हालत बर्बाद कर ली। रामू ने रघुवीर की बात ध्यान से सुनी और फिर शांति से बोला। भैया, परी ने पोटली देते हुए ये चेतावनी भी दी थी कि इसमें से सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही सिक्का निकालना है और कोई लालच में इसका इस्तेमाल करेगा तो उसका सारा धन चला जाएगा। मुझे माफ कर दो, मैंने लालच के चलते तुम्हारे भरोसे को तोड़ दिया। अब मुझे समझ आ गया है कि लालच का कभी भी अच्छा परिणाम नहीं मिलता। कोई बात नहीं भैया, अब हमें समझ आ गया है कि हमें संतोष के साथ जीना चाहिए। परी की पोटली वापस लौटा दो और इस गलती को भूल जाओ। रघुवीर ने पोटली रामू को वापस कर दी और वादा किया कि वो अब कभी लालच नहीं करेगा। इसके बाद दोनों भाइयों के बीच की दूरी मिट गई और उन्होंने फिर से एकजुट होकर अपनी जिंदगी को नई शुरुआत दी।